बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारा वीडियो है हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी क्या चीज़ होती है? हमारी बॉडी को जब भी किसी फ़ॉरेन सब्सटेंस का सामना करना पड़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो उस फ़ॉरेन सब्सटेंस के ख़िलाफ़ एक्ट करता है। और ये इम्यून रिस्पॉन्स का जो एक्शन है ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो या इनअप्रोप्रिएट हो तो इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या बनी? एग्जैजरेटेड और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फॉरेन स्टिमुलस। अब हम हाइपर सेंसिटिविटी की क्लासिफिकेशन करेंगे। हम हाइपर सेंसिटिविटी को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। और इन चारों टाइप्स के नाम याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है जिसका नाम है एसिड। एसिड स्टैंड ए for type 1 hypersensitivity, which means that anaphylactic type of hypersensitivity. C stand for type 2 hypersensitivity, which means cytotoxic hypersensitivity. I stand for type 3 hypersensitivity reaction, which is immune complex mediated hypersensitivity reaction. And D stand for type 4 hypersensitivity reaction, known as delayed hypersensitivity reaction. अब हमारे पास ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के मुख्तलिफ नाम होते हैं, सिर्फ एक ही नाम नहीं है। मिसाल के तौर पर हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को एलर्जिक रिएक्शन भी बोलते हैं, IgE मीडिएटेड रिएक्शन भी बोलते हैं, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ इसका नाम टाइप 1 का, वो भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। टाइप 2 को हम साइटोटॉक्सिक और IgG मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। टाइप 3 को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ही सिर्फ कहते हैं, सिर्फ इसका एक ही नाम है। और टाइप 4 के फिर 2 नाम है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी और T सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अदर नेम्स देखते हैं जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको हम एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, इसको हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं और एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बाद में समझ लगेगी, अभी फ़िलहाल सिर्फ सुन लें कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन फिर समझ लग जाएगी। इसकी डेफिनेशन है rapid immunological reaction occurring in previously sensitized individuals by triggering the binding of IgE antibody on the surface of basophil and mast cells। अब इस सारी डेफिनेशन का क्या मतलब है? इस सब डेफिनेशन का ये मतलब है कि कंसीडर करें कि एक इंसान है, वो इंसान किसी एलर्जेन सब्सटेंस को एक्सपोज होता है तो पहली दफ़ा एक्सपोजर पर उस इंसान को एलर्जी डेवलप नहीं होती, बल्कि क्या होता है, वो इंसान सेंसिटाइज हो जाता है। सेंसिटाइज होने का क्या मतलब है ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। कंसीडर करने की एक इंसान है, ये इसके अंदर सारे एलर्जेन सब्सटेंस चले गए और इस एलर्जेन सब्सटेंस के अंदर जाते ही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स ने, उस इम्यून रिस्पॉन्स में कौन है? बी सेल्स और हेल्पर फॉलिकुलर टी सेल्स। बी सेल्स और हेल्पर फॉलिकुलर सेल्स, इन्होंने क्या किया, उस फॉरेन सब्सटेंस के ख़िलाफ़ IgE एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दी। और ये IgE एंटीबॉडीज़ गईं और बेसोफिल और मास्ट सेल्स के सरफेस के ऊपर जाकर IgE एंटीबॉडीज़ अटैच हो गई। तो IgE एंटीबॉडीज़ उसके सरफेस पर अटैच हुई हैं, इसका मतलब है कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के सरफेस के ऊपर कोई रिसेप्टर्स थे IgE एंटीबॉडीज़ के लिए। उन रिसेप्टर्स का नाम होता है FC गामा R1 रिसेप्टर्स। और जब फिर एंटीजन का री एक्सपोजर होगा, ठीक है, फिर से किसी एलर्जन सब्सटेंस का री एक्सपोजर होगा, तो ये जो फॉरेन सब्सटेंस होगा वो ये IgE एंटीबॉडीज़ जो कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के सरफेस के ऊपर लगे हुए हैं, बाहर से आने वाला सब्सटेंस इन IgE एंटीबॉडीज़ के ऊपर जाकर बाइंड करेगा। और ये IgE एंटीबॉडीज़ क्योंकि बेसोफिल और मास्ट सेल्स की सरफेस के ऊपर अटैच हैं तो इन बेसोफिल और मास्ट सेल्स की डी ग्रैन्युलेशन हो जाएगी, यानी कि ये टूट जाएंगे और इनके अंदर पड़े हुए सारे सब्सटेंसेस, सारे मीडिएटर्स रिलीज़ हो जाएंगे और उस सब्सटेंसेस के रिलीज़ होने की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी री एक्सपोजर के ऊपर डेवलप हुई है, फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर डेवलप नहीं हुई थी। अब हम देखते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के 2 फेजेस होते हैं, एक इमीडिएट फेज़ होता है और एक लेटेंट फेज़ होता है। इमीडिएट फेज़ नाम से पता चल रहा है कि
ये इमीडिएट फेस कब अकर होता है? एलर्जेंस री एक्सपोजर की वजह से इमीडिएट फेस डेवलप होता है और ये मिनटों के अंदर डेवलप हो जाता है, डेवलप्स विद इन मिनट्स। और जब ये मिनट्स के अंदर डेवलप होगा, इसके अंदर होता क्या है कि मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती है और उसका सारे के सारे सब्सटेंसेस रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और ये मीडिएटर्स के रिलीज़ आमतौर पर सोचा जाता है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से हुई है। अब एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है कि इन मीडिएटर्स के रिलीज़ को कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इन्हेंस करती हैं। इन मीडिएटर्स, ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के अंदर ये जो मीडिएटर्स पड़े हुए हैं, ये मीडिएटर्स बाद सब्सटेंसेस की वजह से और ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस की वजह से कम रिलीज़ होते हैं। तो CGMP की वजह से ये मीडिएटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाते हैं और CAMP इन मीडिएटर्स के रिलीज़ को इनहिबिट करता है। यही वजह है कि एक पर्सन जो बोलते हैं ना, जिसको खास चीज़ों से एलर्जी होती है, तो उन बंदों को CAMP मीडिएटेड मेडिसिन देते हैं ताकि मीडिएटर्स जो हैं वो कम रिलीज़ हों और उन बंदों को कम हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो। यही बात आप डायग्राम के अंदर देखें कि ये था हमारे पास एक बेसोफिल और मास्ट सेल्स। हमारे हेल्पर फॉलिकुलर बी सेल्स ने प्रोड्यूस की हुई थी IgE एंटीबॉडीज़, उनके सरफेस के ऊपर ये हमारे पास IgE एंटीबॉडीज़ अटैच हैं। और ये IgE एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड है? FC रिसेप्टर्स, इनका पूरा नाम FC गामा R1 रिसेप्टर्स होता है। तो क्या हुआ? री एक्सपोजर हुआ और इनके ऊपर आकर एंटीजन्स जो दोबारा री एक्सपोजर ये एंटीजन आके इनके ऊपर दोबारा बाइंड कर दी और इनके बाइंड करने की वजह से ये देखें जगह जगह से ये बेसोफिल और मास्ट सेल टूट गए और इनके अंदर जो मीडिएटर्स थे वो सारे के सारे रिलीज़ हो गए। और इमीडिएट फेज़ के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने बतानी है वो ये है कि प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स, पहले से बेसोफिल और मास्ट सेल्स के अंदर मीडिएटर्स पड़े होते हैं, वो ही रिलीज़ होते हैं। जबकि लेटेंट फेज़ के अंदर वो मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जो कि प्री फॉर्म्ड नहीं होते, बल्कि जब हमारे पास एंटीजन्स आती हैं वो हमारे पास री एक्सपोजर होता है एंटीजन का, वो IgE एंटीबॉडीज़ जो कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के सरफेस के ऊपर पड़ी होती हैं, जब वो एंटीजन्स उन IgE के ऊपर बाइंड करती हैं तो कुछ मीडिएटर्स बनने लग जाते हैं। उनको बनते काफ़ी टाइम लग जाता है। आमतौर पर लेटेंट फेज़ जो होता है उसको 2 से 24 घंटे लगते हैं और अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो इसको 6 घंटे लगते हैं और फिर डीग्रेनुलेट होकर ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाहर वहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं। तो ये हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का ना पार्ट 1 था। अभी लेटेंट फेज़ कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी हम पार्ट 2 में देखते हैं।